नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर, बीजेपी कर रही है जीत का दावा। संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा झारखंड में कुछ लोगों को तोड़ने की हो रही है कोशिश। खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल की जांच जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं एहतजाजी मुजाहरे। उदयपुर में अब तक कशीदगी का माहौल। पुलिस ने अफवाह न फैलाने की अपील की, कहा बच्चे की हालत है बेहतर। और वक्त तरमीमी बिल की मुखालफत जारी। मौलाना कल्बे जव्वाद ने हुकूमत पर की सख्त तनकीद, कहा पहले क्यों नहीं किया गया मशवरा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की तारीख के ऐलान के साथ ही तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी लगातार मुल्क में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साल में अमन सुकून और तरक्याती कामों का माहौल बनाया है, जिसका नतीजा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर से प्यार मिल रहा है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए खुशी की बात है कि जावेद मिर्चल जैसे लीडर हैं जो आवाम से जुड़े हुए हैं। हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उम्मीद है कि हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में हमने 2019 के बाद शांति, विकास व विश्वास का वातावरण बनाया है, जिसका आज परिणाम है कि जम्मू कश्मीर की जनता का भरपूर आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर अब विकास के एजेंडे पे, विश्वास के एजेंडे पे, सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर के हर गांव में आप जाइए, विकास कार्य स्पष्ट दिखेगा। वो सड़क निर्माण हो, पुल हो, रेलवे हो, एम्स हो, आईआईएम हो, हर नागरिक की 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात हो, हर घर रसोई गैस पहुंचाने की बात हो, हर घर में शौचालय की बात हो। जम्मू कश्मीर अव्वल आया है। अब जम्मू कश्मीर अव्वल ही रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। कश्मीर घाटी में कितनी सीटों पर आप मैदान पर? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। कश्मीर में उम्मीदवार उतारेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब उनकी सरकार बन जाती है तो उनका पहला रेजोल्यूशन असेंबली में होगा कि वो उमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में, अमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में, अमर अब्दुल्ला दिन के उजाले में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैं मुंगेरी लाल जी से निवेदन करूंगा, जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला परिवार के युवराज को अभी ताजी करारी हार दी है। कम से कम सपने तो दिन के उजाले में मत लीजिए और मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं होने वाले। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि जावेद मिर्चाल साहब जैसे लीडर जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अपने वोटरों के साथ, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बना हुआ है, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लोगों का रुख किस तरफ है। बड़ी बात यह है कि जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए जरूर, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं हुई। जब मुझसे मिले तो सिर्फ और सिर्फ करना के लोगों की बात की, करना के लोगों के जो मसाइल हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, इस सब चीज़ को लेके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलाके की तरक्की होनी चाहिए, इलाके की सही मायने में नुमाइंदगी होनी चाहिए और लोगों के मसले हल होने चाहिए। हमने इन्हें यकीन दिलाया है और अश्योर किया है कि अल्लाह ने चाहा
और अक्टूबर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो जरूर जितने भी मसले मसाइल करना के हैं इनके हाथ मजबूत करके हम वो मसले हल कर देंगे। सर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है, क्या तैयारियां है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस? अब अनाउंसमेंट हुए, अब 2 दिन भी नहीं हुए, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना। अब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी। हम अपने उम्मीदवार जो हैं उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था। फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहां नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है। 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था। पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो है बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। वो अपनी बात करें, हमें अपना करने दीजिए। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के ऐलान के साथ ही लीडरान ने भी कमर कस ली है। भिवानी में बीजेपी के लीडर किरण चौधरी ने कहा है कि भाजपा ने किसानों के लिए जो काम किए हैं वो तारीखी है और इसके साथ ही पानी, बिजली और रोजगार भी अहम है। मुद्दे ज्यादातर हमारे तो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो आप जानते हैं कि मुद्दे जो हैं किसानों के हैं। जो बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए जो करा है वो अपने आप में एक इतिहास है। अगर यहाँ पे गिनवाना शुरू करा तो बहुत समय लगेगा, आपने भी जाना है। साथ के साथ जो है पानी है, बिजली है, मेन मुद्दे नौकरी जो है, यही मुद्दे हैं। और ये ऐसी पहली सरकार आई है जहां ना खर्ची और ना पर्ची, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। बच्चे जो है अपना ईमानदारी के साथ जो लगेंगे, गरीब से गरीब का बच्चा जो है वो लगेगा, किसी से सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। झारखंड और महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किए जाने पर बयानात आने का सिलसिला जारी है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा है कि झारखंड से जो खबरें आ रही हैं वहां क्या हो रहा है, वहां हेमंत सोरेन को फिर से परेशान करने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, वहां कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि झारखंड की जो खबरें आ रही है, अब देखिए वहां क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वहां हेमंत सोरेन जी को तकलीफ में लाने की कोशिश फिर एक बार हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, उसमें से कुछ लोग तोड़ने की कोशिश चल रही है वहां। आज ही मैंने खबर यहां ही पढ़ी है। इसलिए चुनाव अगर घोषित करते तो आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता। महाराष्ट्र में भी जो लोग बैठे हैं, ये त्रिकूट, उनको और टाइम मिलना चाहिए खेला करने के लिए, सरकारी तिजोरी खाली करने के लिए। इसलिए ये नहीं हो रहा है। आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो तो आप 4 स्टेट का इलेक्शन एक साथ नहीं ले सकते हो ना। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव के बयान पर फिर हंगामा हो रहा है, जिस पर आरजेडी के लीडर मनोज कुमार झा ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो भी कहा है उसका मतलब समझिए। बिहार में पुल का गिरना ऐसे हो गया है, जिस दिन नहीं गिरता उस दिन लगता है कि कुछ अनहोनी होगी। भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल तीसरी बार लगातार गिरा है। तेजस्वी यादव के कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी की साख लगातार गिर रही है। देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा है ना, उसके गंभीर, उसके निहितार्थ समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पुल का गिरना यूं हो गया है बिहार में कि जिस दिन ना गिरे लगता है कि आज कुछ अनहोनी हुई। एक पूरा नेक्सस ऑपरेटिव, उसका ऑपरेटिव फ्रेमवर्क है। कहीं ऐसा होता है कि अगवानी वाला जो ये पुल तीसरी बार गिरा? क्या है भाई, ये मैं सच कहूं, ये पुल नहीं गिरा है। तेजस्वी जी के कहने का अर्थ यह है कि ये किसी न किसी की शाख लगातार गिर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे क्राइम का मसला हो या इस तरह की चीजें हो रही हो दुर्भाग्यपूर्ण, या तो नीतीश जी भिज्ञ हैं। अगर वो भिज्ञ हैं जो हो रहा है और ये हो रहा है लगातार, चिंता का विषय। और अगर वो अनभिज्ञ हैं
ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। कौन चला रहा है बिहार, निर्णय कौन ले रहा है, कमेटी बनती है, उस कमेटी का होता क्या है, कमेटी बनने के बाद उसकी कितनी मीटिंग्स होती है, उसके फैसले कहां जाते हैं, ये सवाल कब तक जमीन निगलती रहेगी, कब तक आप पॉलिटिकल रिटॉरिक में चलते रहेंगे, हम न बचाते हैं, हम न फंसाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपको जमीन से उभरते हुए सवालों का सरकार को जवाब देना होता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हादसा पेश आया है। खबरों के मुताबिक सलेमपुर बदायूं शाहराह पर एक बस और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने बताया है कि आज एक पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ आ रही थी और एक बस बुलंदशहर की तरफ जा रही थी और सलेमपुर थाने के पास यह हादसा पेश आया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग जख्मी हुए हैं। मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी और डिवाई से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। सर, कहीं और भी हॉस्पिटलाइज किए गए यहाँ के अलावा? हाँ, ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं घटनास्थल के पास ही जेपी का हॉस्पिटल है चिट्टा में, वहाँ 9 लोग एडमिट हैं और बाकी लोग यहाँ एडमिट हैं। वहाँ से कैजुअलिटी की कोई खबर है? नहीं, टोटल कैजुअलिटी मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। बाकी लोग ठीक हैं, कुछ लोग गंभीर घायल थे जिनको हम लोगों 4 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? अभी अलीगढ़ के और संभल के, एक नरोरा के रहने वाले हैं। अभी एक जने की पहचान नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन घटना का संज्ञान लिया था। हमको एसएसपी साहब को, पूरा मेडिकल टीम को अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो ताकि जितने भी हमारे घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके, ऐसा उन्होंने तत्काल निर्देश दिया था। और सारे अधिकारी आप स्वयं देख रहे हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के हों, एसएसपी साहब हों, मैं हूं, तत्काल हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए और आप देख रहे हैं जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जा रहा है। सर, जिस बस से घटना हुई है सर, वो बस किस तरह की थी? जो दोनों गाड़ियां हैं उनका फिटनेस चेक करा लिया गया। बस भी प्रॉपर परमिट की थी, प्रॉपर फिटनेस की थी और ये जो मैक्स पिकअप थी ये भी प्रॉपर परमिट, मतलब इसका भी रजिस्ट्रेशन था प्रॉपर और ये भी इसका भी फिटनेस था। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के मामले की जांच जारी है। जांच कर रही सीबीआई की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची है। कोलकाता मर्डर रेप केस के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। कोलकाता में आधी रात को लड़कियों ने मुजाहरा किया है। कोलकाता में थिएटर कलाकारों ने भी इस वारदात के खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तलबा और जूनियर डॉक्टरों का धरना भी जारी है। लेडी डॉक्टर के वालिद ने कहा है कि जांच चल रही है और उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। हमें उम्मीद है कि हमें नतीजे मिलेंगे। जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे। इसका तो एक सोल्यूशन निकालना ही है, एकदम वही है हमारा डिमांड, जस्टिस। मिडनाइट में लड़कियां निकल नहीं सकती, रात को लड़कियां क्यों निकल रही है, इतना सारा क्वेश्चंस हर रोज लड़कियों को पूछा जा रहा है। उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ लड़कियां नहीं है, बहुत सारे लड़के भी हैं, हम लोग एक साथ मिडनाइट में अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। It happened at midnight, so that's about it. And the constant problem of women going out after sundown. Till now, it was about the villages and the rural areas. But now it's happening in the middle of the city, in a government hospital like RG Corps. If this is happening inside the hospital premise, can you imagine what is happening to the women who are not even part of the city, who are probably staying in a village far away, who don't even have this empowered state where they can actually raise their voice and say something against it? This is barbaric. I do not know of any proper place where this sort of an incident can take place. You rape and you kill a doctor? Really? Have you forgotten that just few days back we had COVID? What would we have done had the doctors not been with us? We would have died. And you do this to a doctor? Aren't you ashamed of yourself? कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? संदीप घोष, हाँ, पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन
नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन आए, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो पहले से ही मेरा साथ में था, वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं, सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दीबाजी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे, जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। मगरबी बंगाल के अलावा दूसरी रियासतों में भी कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ एहतजाज जारी है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की वारदात के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। राजस्थान के जयपुर में जयपुर महिला संगठन और डॉक्टर्स ने मुजाहरा किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और कत्ल पर निर्भया की मां आशा देवी कहती हैं कि उन्हें नहीं लगता कि खवातीन की सिक्योरिटी और खवातीन के खिलाफ जराइम के कटघरे में लाने के लिए कुछ काम किया गया है। कानून जरूर बनाए गए लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। 12-13 साल हो गए, बहुत चीजें ठीक हुई है, बदली है। अगर नहीं कुछ बदला है तो महिलाओं के साथ रेप बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि महिला सुरक्षा के लिए, महिला के साथ जो घटनाएं हो गई है उनके इंसाफ के लिए कुछ काम हुआ है। कानून जरूर बनाए गए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर बनाए गए हैं, लेकिन उस पे काम नहीं हुआ। 2020 में निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई थी, उसके पहले भी उसके बाद भी इतने सारे केस हुए हैं। बच्चियों को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, बच्चियों को घसीट दिया गया, किसको इंसाफ नहीं? घटनाएं रोज हो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा समाज का सोच बदल जाएगी। अगर आप मुजरिमों को सजा नहीं देंगे, जेल में बैठा के उनका पालन पोषण करेंगे, उनकी मांगे पूरी करेंगे, तो महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? तो जब तक मुजरिमों को सजा मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा, जब तक जो भी कानून बने हैं उस पे काम नहीं होगा, मुजरिमों को सजा नहीं होगी,
तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज की सोच बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित हो। राजस्थान के उदयपुर में स्कूली तालिब इल्म को जान से मारने की कोशिश और चाकूबाजी के बाद कशीदगी जारी है। दो ग्रुपों के बीच झड़प के बाद दफा 163 लगी है और अमन बहाली की कोशिशें जारी हैं। जुमे के एक स्कूल में दो बच्चों के बीच झड़प हो गई थी। तलबा के बीच हुए झगड़े के बाद पूरा शहर पुरतशद्दुद झड़पों की जद में आ गया। मुश्तइल भीड़ ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ और पथराव किया। पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच रियासती सरकार ने स्कूलों में किसी भी तरह की नुकीली चीज और चाकू वगैरह लाने पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान स्कूल की इस वारदात को लेकर मुतासिर तालिब इल्म के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया है। उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा है कि बच्चे की हालत मुस्तकम है, भीड़ को काबू में करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। उदयपुर के एसपी योगेश गोपाल ने कहा है कि जो बच्चा अस्पताल में जेर इलाज है उनके अहले खाना को यकीन दिलाया गया है कि बच्चे की हालत मुस्तकम है और इलाज चल रहा है। वो किसी भी अफवाह से परहेज करें। मुत्तल्लिका बच्चे से रोजाना मुलाकात भी कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानकारी के लिए इंतजामिया से बात कर सकते हैं। अपन सभी से जो हमारे सभी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो बच्चे का इलाज कर रहे हैं और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट संभव है वो ट्रीटमेंट बच्चे को दिया जा रहा है और हम सब यही दुआ करें कि बच्चा जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्वस्थ हो। यहाँ पे कुछ भीड़ जमे, मैं उनसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि अपने अपने घरों को जाएं। इस तरह से भीड़ इकट्ठा होने से ना तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा, ना बच्चे के इलाज में किसी प्रकार की और अच्छा इलाज होगा। तो निवेदन है कि शांति बना के रखें और उसके परिवार के लोग अंदर हैं उनको हम समय समय पर मिला भी रहे हैं। बच्चा जो है अभी स्थिर है, स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम जरूर आई हैं तो डॉक्टर उसको देख रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि किसी प्रकार की अफवाह मत फैलाएं। मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने इनको मिसगाइड कर दिया है, सही सूचना इनको बताई नहीं जा रही है। हम इनको सही सूचना बता रहे हैं और इनको परिवार वालों से भी मिला रहे हैं। देवराज की स्थिति जैसी कल थी वैसी बनी हुई है। कुछ चीजें हैं जो उसकी इम्प्रूव नहीं हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने यूरिन पास नहीं किया है तो यूरिन पास करने के लिए जो है वो डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर अपना बेस्ट जो है कोशिश करता है अपने मरीज को बचाने के लिए। अपना पूरा जो भी हमारे संसाधन होते हैं हम यूज कर सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके हमारे हाथ में भी नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। तो जो हमारी चीज में है, जो हमारी प्रशासन और डॉक्टर्स के हाथ में, वो सब कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। एयरलिफ्ट करना भी सेफ नहीं है। एयरलिफ्ट करना भी एक पॉपुलर डिसीजन हो जाएगा, लेकिन एयरलिफ्ट करना भी बच्चे की हालत जो है इस तरह की नहीं कि उसको एयरलिफ्ट किया जा सके। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कन्फ्यूजन है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकता वर्ष मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। कोई भी अफवाह के ऊपर कभी कतई ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत हैं। कोई ना तो किसी ने ये बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया, ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने इस तरह की बात बताई, किसी ने भी कोई नाम नहीं। सर एक आरोप है कि मिलने दिया नहीं जा रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेस पे वो वहाँ मिल सकते हैं और इस संदर्भ में इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनको उपलब्ध करा दिए गए नंबर उनके जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, उसके अलावा मेडिकल प्रशासन के लोग हैं, चाहे जिससे जब चाहे बात कर सकते हैं। हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट का चरखी दादरी जिले में वाक़े उनके आबाई गांव बलाली पहुंचने पर खैर मकदम किया गया और उन्हें एजाज से नवाजा गया। ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद वो शनिचर की सुबह पेरिस से दिल्ली पहुंची थीं। विनेश फोगाट ने कहा कि ओलंपिक मेडल उनके लिए एक गहरा जख्म बन गया है जिससे भरने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि वो नहीं कह सकती कि उन्होंने कुश्ती छोड़ दी है या जारी रखेंगे, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम पिछले 1 साल से इससे लड़ रहे हैं और ये जारी रहेगी। बहुत गहरा काम था ये ओलंपिक मेडल का, पता नहीं मतलब
मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको करने में, लेकिन आज जो मुझे अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो वो शायद वो भाव बढ़ने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, भी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको। आगे के लिए क्या भूमिका देखती है अपनी दिनेश साहब? जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, और वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको पता है कि हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी, और उम्मीद करते हैं परमात्मा से सच्चाई। वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत का सिलसिला लगातार जारी है। मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि पहले मशवरा क्यों नहीं किया गया, हुकूमत को चाहिए था कि पहले उलमा से बात करे। जो वक्फ एक्ट बना रहे थे तो मुसलमान उलमा से मिलना चाहिए था, नहीं चाहिए। जो वक्फ जो है वो शरीयत का मामला है, शरीयत के एक्सपर्ट्स से बात होना चाहिए थी, मौलानाओं से उलमा से बात होना चाहिए। बगैर उसने हमसे बात की उसको बना दिया, अब हम पहुंचे उनके पास भीख का कटोरा ले गए। उन्होंने पहले हमसे बात क्यों नहीं की इस सिलसिले में, हमको ये बना रहे हैं, इसमें आपको कुछ अगर कहना अमेंडमेंट करना है, कुछ इसमें बात करना है तो बात की। हमसे बगैर कंसल्ट किए हुए उन्होंने वक्फ पूरा पेश कर दिया। अब कह रहे कि हम क्यों नहीं मिल रहे हैं। अरे उनको पहले हमसे बात करना चाहिए थी कि हम आपकी जायदाद में हमारे मकान के ऊपर कोई कब्जा कर ले, तो उसके बाद वो कहे साहब ये देखिए आपने जो चोरी था उससे पहले बात आपको करना चाहिए। पहले हम अदालत जाएंगे, चोर से बात करेंगे। यही पूरा मेमोरी है कि पहले तो जागरूकता पैदा की जाएगी पब्लिक में, क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि इस जो एक्ट आए से नुकसान क्या हो रहा है, तो कितना भयानक नुकसान हो रहा है इससे। सारे वक्त से 95 वक्त तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, और 5 जो % रहेंगे वो भी कलेक्टर के अंडर में रहेंगे। तो इससे बहुत भयानक नुकसान है, और बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का। इसलिए हम इसके खिलाफ जो है वो पब्लिक में जागरूकता पैदा करेंगे, और ख़ास तौर से जो वो लीडर्स हैं, पब्लिक गवर्नमेंट से भी बात हम करेंगे। ये ना हो कि वो कहेंगे पब्लिक से बात नहीं करते, लेकिन पब्लिक से भी बात उससे गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि आपने जो किया है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और लेकिन एक क्योंकि उन्होंने उनकी नीयत साफ़ नहीं है, वो चाहते ही ख़त्म हो जाए, तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, हमें मालूम ही नहीं सुनेंगे। आप करें बात क्यों नहीं की, तो अगर वो बात होती तो उनको पहले हमसे बात करना चाहिए थी। आप मामला उल्टा है यहाँ पर। तो यहाँ हम ख़ास तौर से जो बात करेंगे वो नीतीश जी से बात करेंगे और नायडू जी से बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में हमारी मदद करें, इसको पास ना होने दें, क्योंकि इससे पूरे वक्त की जितनी प्रॉपर्टीज है वो ख़त्म हो जाए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर, बीजेपी कर रही है जीत का दावा। संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा झारखंड में कुछ लोगों को तोड़ने की हो रही है कोशिश। खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल की जांच जारी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं एहतजाजी मुजाहरे। उदयपुर में अब तक कशीदगी का माहौल, पुलिस ने अफवाह न फैलाने की अपील की, कहा बच्चे की हालत है बेहतर। और वक्त तरमीमी बिल की मुखालफत जारी, मौलाना कल्बे जवाद ने हुकूमत पर की सख्त तनकीद, कहा पहले क्यों नहीं किया गया मशवरा। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ो।